नाज़रीन माजरत, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इस तरह से आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। अगली वीडियोस में स्टूडियो से ही जो अपडेट्स हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त कुछ इंतहाई गैर मामूली खबरें आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें यह है कि जंग इंतहाई ख़राब होती हुई जब नज़र आ रही है, जिसमें यह है कि एक सरप्राइज़ जो ग्राउंड अटैक है वो ईरान पर किसी भी वक्त जब वो हो सकता है। मुज़ाकरात और सीज़ फायर इसका एक फोग जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान ने जो सालों अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए हैं और ख़ासकर जो अभी ताज़ा तरीन मुज़ाकरात हुए हैं उसमें ईरान अब बहुत दिल बर्दाश्ता जब हो चुका है। और ना सिर्फ ईरान, आप देखिए कि कतर जो कि इस रीजन का चीफ निगोशिएटर है, इस रीजन में जो भी इवन अफ्रीका के अंदर जो निगोशिएशंस होते हैं वो कतर के बगैर हो नहीं सकते हैं, लेकिन कतर भी दिल बर्दाश्ता होकर जब पीछे हट गया, वो कह रहे हैं ना ही हम किसी जंग का हिस्सा है ना ही किसी मुज़ाकरात का हिस्सा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा जब वो पेचीदा है। होप ज़रूर रखी जा सकती है 10% के ये जंग रुक जाए, क्योंकि इसमें दुनिया का बहुत नुकसान है। ये आप कह लेंगे दूसरी आलमी जंग के बाद पहली ऐसी जंग होने जा रही है जिसमें सारी दुनिया का नुकसान है। तो इसलिए ये एक उम्मीद लगी हुई है कि सारी दुनिया अपना नुकसान करने की बजाय उस एंटिटी को रोकेगी जो एक गैर ज़रूरी जंग दुनिया पर मुसल्लत कर रही है। अच्छा, इस वक्त एक तो यह है कि ईरान की जानिब से बड़ी सख्त बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि जिस मुल्क से हमारे ऊपर अटैक होगा, ये जो ग्राउंड अटैक अब होने जा रहा है, उन्होंने बताया भी है कि कहाँ कहाँ पर अमेरिकी जो मरीन्स हैं वो कहाँ पर उतर रहे हैं, और हम सारा मॉनिटर कर रहे हैं ये कहाँ पर उतर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अभी कुछ उन मुल्कों से भी आ रहे हैं वो मरीन्स जो पहले जिन पर ईरान ने अटैक नहीं किया है, उनकी बेसिस पर भी मरीन्स है वो उतर रहे हैं। तो ईरान ने ये बताया है कि ये हमारा निशाना इस तरह से होंगे, हम इन पर ज़मीनी हमला भी कर सकते हैं, बहुत ही सख्त तरीन उन पर ज़मीनी हमला भी हो सकता है, और हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो जियोग्राफिकली जब वो लिमिटेड नहीं होगा, मतलब किसी एक रीजन तक, किसी एक एरिया तक महदूद नहीं होगा। कोई हमारी हद नहीं है, हमारे रिस्पॉन्स की कोई हद नहीं होगी अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ। इसमें इस वक्त जब ईरान के आइलैंड्स के ऊपर भी अटैक हो सकता है, ईरान की कोस्टल लाइन के ऊपर, ईरान की मेनलैंड, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो फौजें इस वक्त मिडिल ईस्ट लाई गई हैं उनकी स्पेशलिटी यह है कि वो सरप्राइज अटैक करती हैं और वो विद इन मिनट्स बहुत बड़ा ऑपरेशन जो वो कर सकती हैं। इस तरह की फोर्सेज जो मिडिल ईस्ट लाई गई हैं उनका काम ही एक सरप्राइज अटैक करना है, सरप्राइजिंगली किसी भी जगह पर उतर जाना, और रैपिड उनका अटैक होता है। और ये ऐसी फोर्सेज हैं जिनको ग्लोबल रिस्पांस फोर्स कहा जाता है, यानी वो कहीं भी किसी भी वक्त उतर सकती है। आप खबरें सुनते रहेंगे वो आ रही हैं, वो वहां पहुंच गई हैं, नहीं, आपको पता चलेगा अचानक अटैक हो गया। तो ईरान सरप्राइजेस के लिए भी तैयार है, अगर कहीं पर भी कोई सरप्राइज अटैक हो जाता है उसके लिए भी तैयार है, और वो सरप्राइज देने के लिए भी तैयार है। अच्छा, अब ईरान ने कुछ मुल्कों का नाम लेकर भी उनको वार्निंग जारी कर दी है कि हमें पता है कि फलां फलां मुल्क के होटल्स के अंदर फौजी हैं, और ये जो नए मरीन्स लाए जा रहे हैं ये ज़ाहिर है बेसिस पर तो नहीं होंगे, इनको भी होटल्स में ही फिलहाल ये ठहरेंगे। तो ईरान ने बताया कि जिस भी मुल्क के होटल्स में होंगे उसको जब हम निशाना बनाएंगे, ये बिल्कुल हम वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं। अभी ईरान की जानिब से नई वेव्स भी फायर की गई हैं इजराइल के ऊपर, और हिजबुल्लाह के बहुत बड़े हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने आज 90 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया, ये एक और बड़ा रिकॉर्ड है। कल उन्होंने 80+ टारगेट्स हिट किए थे, आज उन्होंने जो 90+ टारगेट्स जब वो हिट किए हैं। यहां पर रशिया की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि रशिया बहुत खुलकर सामने इस तरह से आ गया है, उन्होंने कहा है कि ईरान जो रिस्पॉन्ड कर रहा है इसमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि ईरान पर हमला हुआ है, यानी अरब्स को पैगाम दिया गया। यही है ना, ईरान को कंडेम किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई ईरान जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो बिला वजह तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ईरान पर हमला हुआ है तो रिस्पॉन्ड कर रहा है। हकीकत यह है, रशिया के यानी कि फॉरेन मिनिस्टर रशिया बहुत खुलकर उन्होंने इंडोर्स किया है। अब ये स्टेटमेंट इसलिए अहम है कि अगर ये गल्फ कंट्रीज कल को अटैक करते हैं ईरान पर, तो रशिया ये बता रहा है कि भाई सच क्या है और गलत क्या है, और हम ईरान के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमला उस पर हुआ है, सीधी सी बात है। और अभी तक ईरान ने सिर्फ अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है, अमेरिकी बेसिस से हटकर कुछ भी जो है उसने अटैक नहीं किया है। और इस वक्त ऑयल प्राइसेस जब वो ऊपर जा रही हैं, ठीक है, उधर यूरोप तैयारी कर रहा है कि भाई हम जो है वो इसमें क्या करें, एक प्लान बनाना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर जो अटैक किया जाए। लेकिन वहां पर उनको और मसला है, और मसला यह है कि जो यूक्रेन की तरफ वेपन्स जाने थे वो सारे इस वक्त मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। जो नेटो को, यूरोप को अमेरिका ने वेपन बेचने भी थे तो उनके पास इतने वेपन्स नहीं है,
तो वो इस वक्त मिडिल ईस्ट की तरफ उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, इधर जब वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यूरोप के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है कि यूक्रेन की जो जंग है वो किस तरह से आगे जारी रखनी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल। अभी 3 मजीद जो जहाज हैं वो ईरान ने वापस भेज दिए हैं। उन्होंने कहा सिर्फ हमारी परमिशन से यहाँ से जहाज गुजरेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज का दावा ईरान ने किया है, अमरीकी कैजुअलिटीज का, कि थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज हुई हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन वेव ईरान की जानिब से फायर की गई है, इसमें इजरायली बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। जो अशदोद बंदरगाह है, कुवैत की बंदरगाहें हैं, बाकी कंट्रीज़ के अंदर बंदरगाहें हैं, उनको निशाना बनाया गया है। ऑयल स्टोरेज जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस वक्त निशाना बनी हैं। मिलिट्री पोजीशंस, जो कोस्टल लाइन है इसराइल की, जहाँ पर बड़ी हसास तरीन मिलिट्री पोजीशंस है, वहाँ पर निशाना बनी है। और ईरान ने जहाँ पर इनकी फ़ौज मौजूद है, ज़मीनी फ़ौज जहाँ पर मौजूद है, उसको जब निशाना बनाया है। यूएई के अंदर, कतर के अंदर, और अमेरिकी जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस एक्सचेंज सेंटर्स हैं, इस वक्त अमेरिका को बहुत मुश्किलात का इसलिए सामना करना पड़ रहा है कि उनका जो इस्टेब्लिश्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो ईरान ने तबाह कर दिया। और खुद न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये बेसिस इनहेबिटेबल हो चुकी हैं। और जो अमेरिका की मजीद फोर्सेज आ रही हैं, मजीद इक्विपमेंट आ रहा है, इसमें उनको बहुत मसला है कि भाई इसको लाना कहाँ पर है, क्योंकि वो बेसिस तो तबाह हो चुकी हैं। तो इन्होंने बेसिस से हट कर जो है अपना एक इंटेलिजेंस और जो सेंटर्स बनाए हुए हैं उनको जब निशाना बनाया जा रहा है। फ्यूल डिपोज जो एयरक्राफ्ट्स को, फाइटर जेट्स को फ्यूल फराम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया गया। ये ईरान की टॉप प्रायोरिटी है कि जेट्स को, उन रनवेज को, उन फ्यूल टैंकर्स को जब निशाना बनाया जाए। फिर जो मेंटेनेंस और रिपेयर हैंगर्स हैं, ये हैंगर से मुराद ये होता है कि जहां पर वो एयर फ्यूल प्लेन्स को या फाइटर जेट्स को जहां पर खड़ा करते हैं, वो उनको हैंगर्स कहा जाता है, बेसिस के ऊपर जो बनाए जाते हैं, जिनके शेल्टर्स आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं। ये ईरान का टॉप प्रायोरिटी, इन हैंगर्स को निशाना बनाना, फ्यूल टैंक्स को जो निशाना बनाना, और रनवेज को जो निशाना बनाना। और वो एक जो स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो ये है कि बेसिस के ऊपर खड़े खड़े कुछ जहाज हिट किए जाएं। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी और ये जंग का पासा मुकम्मल तौर पर जो पलट के रख देगा। तो ये मेंटेनेंस और रिपेयर हैंगर्स को निशाना बनाया गया है। ट्रांसपोर्ट जो प्लेन्स हैं इनको निशाना बनाया गया है। पेट्रियाट के जो मेंटेनेंस सिस्टम्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। और मल्टीपल वॉरहेड्स इसमें मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, तो ईरान जो है वो ये मतलब मुसलसल हमले कर रहा है, साथ हिजबुल्लाह कर रही। आज इसराइल की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने अभी नंबर जारी किए, 5772 आज के नंबर से। कल ये 5400 थे, आज ये 5772 है। यानी पिछले 24 घंटों में ये 300 कैजुअलिटी जो इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री मान रही है। ये हर रोज 300-400 जो कैजुअलिटीज हैं इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री के नंबर है। एंड दीज आर द सेटलर्स, ये बात ध्यान में रखें, ये सेटलर्स के नंबर हैं, ये अमेरिकी फौज के अभी तक नंबर नहीं है। ये सेटलर्स के नंबर हैं जो क्लस्टर मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी जगहों पर अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा, अब ईरान ने नाम लिया है, उन मुल्कों का नाम लिया है कि अगर इन होटल्स के अंदर पनाह दी गई तो फिर हम डिसाइसिव अटैक करेंगे। ईरान ने एक और बड़ी सख्त बात की, उन्होंने कहा हम उस मुल्क पर फौजी कंट्रोल हासिल कर लेंगे, हमारी फौजी उसमें दाखिल हो जाएंगी, उस मुल्क को ही कंट्रोल कर लेंगी जहां से जमीनी अटैक हमारे पर हुआ। यहां पर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया वो किस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। इस हद तक सख्त बात, क्योंकि देखें एग्जिस्टेंस का मामला, आपके सर्वाइवल का मामला है। और रशिया कह रहा है कि भाई हमला ईरान पर हुआ है, इसी एंगल से इस जंग को जब देखा जाए। सो सेंडिंग डिसाइसिव वार्निंग टू होटल ऑनर्स इन द रीजन, कहां पर? बहरेन में, यूएई में, ठीक है ना। इनको डिसाइसिव वार्निंग के, इनके होटल ऑनर्स को भी अलग अलग वार्निंग दी गई है। एक तो एज अ कंट्री वार्निंग है ना, लेकिन जिसका होटल होगा उस ऑनर को भी वार्निंग है। तो ये मामलात और ज्यादा तलख हो रहे हैं। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि ये जो अभी ताजा तरीन मरीन्स अमेरिका के आ रहे हैं, ये इस्तांबुल से जो जबूती एयरपोर्ट है वहां पर इनकी बेसेस है, वहां पर आए हैं। अच्छा, टर्की ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ है, टर्की अपना बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होने दे रहा, लेकिन जो कुछ बेसेस हैं जिनसे ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो ज़ाहिर कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं। तो बहरहाल अब देखना है कि ये टर्की से मरीन्स होते हुए आ रहे हैं जबूती की तरफ। तो जबूती कहाँ है? यमन के सामने। तो यमन आप समझ लें कि खास मौके के इंतजार में है।
और किसी भी वक्त वो अपना फ्रंट खोल भी सकते हैं, लेकिन वो होल्ड ऑन करके भी बैठे हुए हैं और किसी खास मसलहत के तहत बैठे हुए हैं। तो मरीन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये भी ईरान को पता है। तो आप अंदाजा करें ना कि वो बड़ा सेंसिटिव अंदाज में अपनी फोर्सेस को मूव कर रहे हैं। ईरान को सारा पता है कि मरीन्स कहाँ से कहाँ जब जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जिबूती गए हैं और एनी सेंटर हॉस्टाइल टू फॉरेन मिलिट्री पर्सनल रिगार्डलेस ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। ये अब सारे बरे आजम आ गए, ये सारे बरे आजम, इसमें अब मिडल ईस्ट नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन वो ईरान का लेजिटिमेट टारगेट होंगे। इसमें कोई नेटो मुल्क है, कोई और किसी और बरे आजम का मुल्क है, कुछ भी है, कहीं पर भी ये होंगे जहां से हमारे पर अटैक हो रहा है तो वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगा। हमारा रिस्पांस जो है वो किसी जियोग्राफी के साथ जो वो लिंक नहीं है और वहां पर महदूद नहीं है। और एक और उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ईरान को इन्वेड करना तो उल्टा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और लेकर आएगा कि हम जो हिस्टोरिकली हमारी जो कुछ इलाके हैं वो हम वापस ले सकें। अब ये एक और, क्योंकि आपको बताए कुछ मुल्क ऐसे हैं खलीज फारस में जो ईरान का प्रोविंस हुआ करते थे, ईरान का सूबा थे, अब एक वो अलग कंट्री जो वो बन चुके हैं। तो ईरान कह रहा है कि हम वो पुरानी जियोग्राफीज भी फिर जो वो वापस बहाल कर लेंगे अगर जमीनी अटैक होता है। तो ये यानी कि वो तो इस जंग को किसी और अंदाज में देख रहे हैं। तो ये यानी अगर हमला होता है तो फिर ये बिल्कुल मामलात हाथ से निकल जाएंगे। और ईरान कह रहा है हम बिल्कुल तैयार बैठे। और ईरान में आपको बता दूं सरप्राइजेस के लिए भी तैयार है। अगर कोई सरप्राइज अटैक हो जाता है तो फिर वो उसके लिए भी तैयार है। और ईरान ये बता रहा है कि हम 400 ड्रोन्स डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं और अभी तक हमने पिछले 26 दिनों में 3000 ड्रोन्स जो इस्तेमाल किए हैं। तो ये हमारी सिर्फ 7 से 8 दिन की प्रोडक्शन है। तो ये जो अभी तक हमने लॉन्च किया है ये तो अभी सिर्फ एक बिगिनिंग है। द रियल कन्फ्रंटेशन हैज नॉट येट अराइव्ड। अभी जो असल कन्फ्रंटेशन है वो तो अभी आनी है, ठीक है ना। ये ईरान बता रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम जो 400 डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप भूल जाएं कि हमारे पास कितने पड़े हैं और हम कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड अगर ये देखें रशिया भी 500 प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर मिसाल के तौर पे ईरान इतने प्रोड्यूस नहीं भी कर रहा तो 200 भी कर रहा हो तो 200 भी बहुत है। सो अच्छा, अब इसी दरमियान जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल ईरान के कंट्रोल में है, अभी उन्होंने 3 मजीद जहाज जब वापस भेजे हैं और ऑयल प्राइसेस जब वो ऊपर चली गई हैं। ऑयल प्राइसेस सीज बिगेस्ट वन डे सर्ज इन 2 वीक्स एज ब्रेंट हिट्स $108 पर बैरल। ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये प्राइसेस जब चली गई हैं 2 वीक्स के बाद, यानी वो 100, 101, 102 के ऊपर टिकी हुई थी, अब ये 108 के ऊपर जब चली गई हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से ट्रम्प मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था फाइनेंशियल और एनर्जी मार्केट्स को, वो उस तरह से मैनिपुलेट अभी हो नहीं पा रही है कि वो दोबारा से ऊपर जा रही हैं। अच्छा, मीनवाइल जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ने कुछ बहुत बड़े हमले इस वक्त किए, रिकॉर्ड अटैक्स किए। छोटा सा लेबनान है, उसमें भी साउथ में हिजबुल्लाह मौजूद है, लेकिन वहाँ पर भी वो इस तरह से एक जंग लड़ रहे हैं और वो भी इसराइल के सामने, जो तमाम तर आप कह लें कि जुल्म और जबर की हदों को पार कर चुका है। सिर्फ सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। वहाँ पर जो लड़ाई लड़ रही है वो भी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज उन्होंने 94 ऑपरेशंस किए हैं, 94 ऑपरेशन। कल ये 87 थे और वो भी एक रिकॉर्ड है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अब देखें 2024 में उन्होंने एक फुल स्केल जंग लड़ी है, कई मंथ्स तक लड़ी है, फिर 18 महीने उन पर बॉम्बिंग होती रही है। और ये इनका ये क्लेम था और इनका ये एस्टिमेट था कि ये हिजबुल्लाह जो फारिग हो गई है, बल्कि हिजबुल्लाह तो फारिग नहीं हुई है, बल्कि वो तो और ज़्यादा ताकत के साथ जब वो सामने आए हैं। अच्छा, और हिजबुल्लाह ये बता रही है कि जो ज़मीनी जंग है वो भी हम उसी तरह से लड़ रहे हैं। डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है वो कन्फ्रंटेशन हुई है। और साथ इजरायली मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो नॉर्थ है ये तो खाली हो रहा है। इजरायली ऑक्युपाइड नॉर्थ एम्प्टीज एज हिजबुल्लाह फायर इंटेंसिफाइज। हिजबुल्लाह के हमले जो है वो शदीद तर हुए हैं, जिससे नॉर्थ का जो शुमाली इसराइल का इलाका है वहाँ से सेटलर जो है वो छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इलाके यहाँ से खाली हो रहे हैं, ये इसराइल की खबर है। तो ज़ाहिर है ये सेंटर की तरफ जाएंगे, तल अवीव की तरफ जाएंगे, प्रेशर जो है वो इसराइल पर और आएगा। लेकिन ज़ाहिर है इसराइल ने भी अपनी तरफ से एक फैसला कुन जंग छेड़ी है, तो उन्होंने भी अपना कुछ नुकसान जो वो जहन में रखा हुआ है। तो जब उससे लाइन क्रॉस हो जाएगी और इनके स्ट्रेटेजिक मकासद अचीव नहीं होंगे
तो फिर इसराइल रियल पेन के अंदर आएगा, ठीक है ना। सो उनका भी एक एस्टिमेट है कि हम इतना लॉस जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह की जो रिस्पॉन्स है और ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो इसराइल की और अमेरिका कैलकुलेशन से ज्यादा ही है। वगरना वो कहाँ ज़मीनी फौज उतारना चाहते थे। ज़मीनी फौज उनको तो वीडियो गेम खेलना पसंद है कि वो ऊपर से बैठ कर जो बमबारी करते रहे। सो वो ज़मीनी फौज अगर उतारने जा रहे हैं तो ये उनकी शिकस्त है, और अगर वो न्यूक्लियर ऑप्शन को स्टडी कर रहे हैं तो ये भी उनकी शिकस्त है। अब ईरान ये कह रहा है कि 600 से 800 अमेरिकी ट्रूप्स मारे गए हैं और 5000 वो कह रहे हैं कि जख्मी हैं। अब ये ईरान का आज का दावा है, और न्यूयॉर्क टाइम ने इसको कंफर्म किया है कि 17 बेसेस ईरान ने अनइनहेबिटेबल बना दिए, यानी उनको नाकाबिले रिहाइश बना दिया, ठीक है ना। तो अब ये ईरान का दावा है कि जनाब अली 600 से 800 इनकी हलाकतें हैं और 5000 जब वो जख्मी हैं। तो अब इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इसके 50% भी बात दुरुस्त है, अगर ईरान का ये दावा दुरुस्त है तो फिर क्या होगा। अच्छा, आप देखिए कि तुर्की ने एक बड़ा मजबूत स्टांस है वो लिया हुआ है। उर्दुगान, इजराइल ड्राइविंग रीजन टुवर्ड कैटास्ट्रॉफी। देखें, अब तुर्की बिल्कुल वाज़ेह बता रहा है कि जिम्मेदार कौन है, इजराइल है, और जिम्मेदार जो है वो ईरान नहीं है। हमला किसके ऊपर हुआ है? हमला जो है वो ईरान के ऊपर हुआ है, ठीक है ना। उर्दुगान ने कंडेम भी किया। तो ज़ाहिर है टर्की भी कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन अपने एक कैपेसिटी के अंदर उन्होंने जो स्टांस ले रखा है वो बहुत ही गैर मामूली है। और फिर अभी मलेशिया ने जो कल स्टांस लिया है, जो कंडेम किया है और कहा है कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का राइट हासिल है। फिर पाकिस्तान जब वो कंडेम कर चुका है। तो ये 3 मुल्क हैं जिन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस जब वो ले रखा है। तो उर्दुगान ये बता रहा है कि ये इसराइल है जो रीजन को बहुत बड़ी तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। अच्छा, वाशिंगटन पोस्ट की खबर देखिए, यूएस मल्स रीडायरेक्टिंग यूक्रेन बाउंड वेपन्स अमिड वॉर ऑन ईरान। वो वेपन, वो म्यूनिशंस जो कमिट कर चुका था अमेरिका टू यूरोप टू यूक्रेन, वो अब सारे के सारे वो मिडिल ईस्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो यूरोप की इतनी बड़ी वेपन इंडस्ट्री नहीं है कि वो फौरी अमेरिका को रिप्लेस कर सके। तो यूरोप की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन, पहले यूक्रेन की जंग छेड़ना, फिर ईरान की जंग छेड़ना, और ये तवक्को रखना कि इससे रशिया कमजोर होगा। रशिया तो डेली $1 बिलियन या उससे भी ज्यादा कमा रहा है, कम से कम $1 बिलियन वो इससे कमा रहा है, और उतना ही इनका नुकसान हो रहा है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस इनके लिए बढ़ी हैं। इनका उतना ही नुकसान हो रहा है, रशिया को उतना ही फायदा हो रहा है। सो अब वेपन भी वो इधर गए। और जो ट्रम्प ने कहा कि मैं भूलूंगा नहीं जो नेटो ने हमारे साथ किया, उसका मतलब क्या है कि अब ये अपनी जंगें खुद लड़ें। हालांकि बुनियादी तौर पर ये अमेरिका की जंग थी, यूक्रेन जो वॉर है ये अमेरिकी वॉर थी। ये जो ट्रम्प आगे निकल गया, अगर बाइडन होता तो बाइडन तो इस जंग में नहीं था। बाइडन तो इस जंग का यानी वो सबसे बड़ा सपोर्टर था, और उसी ने मुज़ाकरात नहीं होने दिया, और आखिरी टाइम तक भी उसने ज़ेलेंस्की को बुलाकर बड़ा वहां पर प्रोटोकॉल दे रखा। तो बुनियादी तौर पर तो ये अमेरिका की जंग थी। अब अमेरिका इसे निकल रहा है और फिर कह रहा है कि हम भूलेंगे भी नहीं, और जो करना है आप खुद करें। तो ये उनके लिए एक और बड़ा ट्रबल। अच्छा, ट्रम्प ने अभी कहा जी मैंने 10 दिनों के लिए एनर्जी साइट्स के ऊपर जो हमले हैं वो सस्पेंड कर दिए। अब इसके ऊपर कोई यकीन नहीं है। एनर्जी और जो पावर स्टेशन है वो किसी भी वक्त कर भी सकता है। तो वो सिर्फ एक इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर रहा है कि भाई डी एस्केलेशन की तरफ जब मामला जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो एक चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, वो है फॉरएवर वॉर वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो मुसलसल तासुर ऐसे ही दे रहा है कि ये छोटी सी जंग है, ये 1 हफ्ता बस रह गया, 5 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, जुमे तक हो जाएगा, हफ्ते तक हो जाएगा, वो ये एक तासुर देना चाह रहा है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूएस बेसेस इन द मिडिल ईस्ट केम अंडर अटैक एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवेंचर दैट बिगैन विदाउट एनी रीजन। ये जो अमेरिकी बेसेस हैं, ये ईरान पागल नहीं है कि वहां पर अटैक कर रहा है। ये अमेरिकी बेसेस इसलिए अंडर अटैक आई हैं कि वो एडवेंचर जो किया गया है ईरान पर, एक ऐसा एडवेंचर जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, विदाउट एनी रीजन, कोई जवाज नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई लिजिटिमेसी नहीं है, कोई हासिल उसूल नहीं है, बगैर किसी रीजन के एक एडवेंचर जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये जो बेसेस अंडर अटैक आ रही हैं वो इस वजह से आ रही। तो उन्होंने यानी कि बहुत, देखें एक बात होती है ना, कौन से लेवल से स्टेटमेंट आ रही है। कोई स्पोक्स पर्सन है, उसने डेली ब्रीफिंग करनी है, उसने एक स्टेटमेंट दे दी, ज़ाहिर है बहुत अहमियत है, रशिया की ही वो स्टेटमेंट है। लेकिन जब फॉरेन मिनिस्टर या प्यूटन एक बात करते हैं तो उसकी फिर अहमियत बहुत ज्यादा होती है। तो ये अब मैसेज किसको है, जहां पर अमेरिकी बेसेस है और जिन मुल्कों में अमेरिकी बेसेस पर अटैक हो रहा है और जो ईरान को कंडेम कर रहे हैं, ये उनको मैसेज है रशिया का। क्योंकि आगे ये सोच रहे हैं ना कि हमने ईरान पर जाकर अटैक करना है, नेटो भी यही चाह रहा है, नेतन्याहू भी यही चाह रहा है कि ये मुल्क जब जाकर ईरान पर अटैक करें। तो रशिया बता रहा है कि भाई ये देख लो कि सही कौन है और गलत कौन है, और ईरान के साथ जब हम खड़े हैं।
बरतानिया ये कह रहा है जी हम इस जंग को ज्वाइन नहीं करना चाहते ईरान की जंग को, लेकिन इसके बरहरास जो असरात हैं वो हमारे पर होंगे। तो अब आप ज़रा देखें ना कि अब उनको एहसास हो रहा है नहीं जी असरात होंगे, तो भाई ये पहले ही जंग रोकना थी। जो साल का जो प्रोपेगेंडा है वही तो यहाँ पर लेकर आया। जो IAEA का चीफ है वो ये कह रहा है कि अगर बुशैर प्लांट के ऊपर हमला हुआ और उसके नतीजे में रेडिएशन फैली तो ये बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट होगा दुनिया में, और ये ईरान के अंदर और ईरान से बियॉन्ड बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा। ये बिल्कुल साहिल के ऊपर है, तो यहां पर जो तबाही होगी वो खलीज फारिस में भी होगी और बाकी मुल्कों तक भी इसके असरात फैल सकते हैं। सो IAEA भी इसको वार्न कर रहा है कि इसका जो नुकसान है वो सिर्फ जो है वो ईरान तक नहीं होगा बल्कि वो हर तरफ। तो आप देखें कि ये इजराइल जो है वो किस नुकसान की तरफ जो है वो दुनिया को लेकर जा रहा है कि ये इरिवर्सिबल लॉस होगा और फिर आगे से आगे क्या न्यूक्लियर तबाही आएगी। और आखिर में लेबनीज जो सिक्योरिटी है उसको ये राइट दिया गया है कि वो ईरानी एम्बेसडर को आउटसाइड दी एम्बेसी अरेस्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही यानी कि काफ़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि ये वहाँ पर कशीदगी जो अंदरूनी तौर पर बहुत बढ़ रही है। ये अच्छी बात नहीं है। ईरान में ईरान के हवाले से ये इकदाम उठा, ईरानी एम्बेसडर को वो फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो है वो ईरानी एम्बेसडर्स को गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। बहुत ही एक अजीबोगरीब रवैया लेबनीज गवर्नमेंट का रहा है। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर किया। अपनी राह ज़रूर आगा करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।